बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस जीके पेपर 2021 का आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है। सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर लाइन है ये कब एस्टैब्लिश की जाती है? ये 1949 में एस्टैब्लिश की जाती है। और अगर एग्जैक्ट डेट के हवाले से सवाल आ जाए तो 1 जनवरी याद रखिएगा जी, 1 जनवरी 1949 में यह सीज फायर एस्टैब्लिश होती है। और फिर सबसे अहम सवाल यह है कि सीज फायर जो है इसका नाम बाद में चेंज किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज किया गया, शिमला एग्रीमेंट के तहत ये चेंज किया गया। और कब ये चेंज होता है याद रखिएगा कि सीज फायर लाइन नेम वाज चेंज्ड, इसको तब्दील किया गया इनटू LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल में। और किस एग्रीमेंट के तहत ये चेंज किया गया याद रखिएगा, ये शिमला एग्रीमेंट के तहत। ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। और फिर पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी किसने की थी? पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी सदर पाकिस्तान उस वक्त के जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने की थी और इंडिया की तरफ से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने की थी। तो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी, पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। और इंडिया की तरफ से जो नुमाइंदगी की थी, इंडिया की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कि उन्होंने ये नुमाइंदगी की थी। और फिर इसका नाम जो है वो चेंज किया था, सीज फायर से लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज किया गया था। और किस एग्रीमेंट के तहत ये चेंज किया गया था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट ऑन 1972। और पाकिस्तान की तरफ से किसने नुमाइंदगी की थी? उस वक्त के सदर जो थे पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो साहब और इंडिया की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये उन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था और उसके बाद ये सीज फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज कर दिया गया था। और फिर ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे पहली जो जंग हुई थी वो 1947 से 1948 में हुई थी। उस वक्त ये मसला कश्मीर हुआ था, जो पहली दफ़ा ये जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन दूसरी मरतबा जो जंग हुई थी वो 1965 में हुई थी, जिसमें एक ख़ास ऑपरेशन भी है। उस ऑपरेशन के बारे में अक्सर वक्त इम्तिहान में सवाल आता है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर है, याद रखिएगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर था। और फिर जो तीसरी जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो 1971 में होती है। और ये वही बात है कि जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, इंटू ईस्ट पाकिस्तान एंड टू वेस्ट पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन चौथी जंग होती है कारगिल के मकाम पर, वो 1999 में होती है। फोर्थ जो है 1999 में होती है। और फिर रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 2025 में जो हालिया जंगी कशीदगी होती है, पहलगाम का जो वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसके रिस्पांस में इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड, ये लॉन्च किया गया था 7 मई को। और फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सीसा पिलाई हुई दीवार। तो ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 10 मई को ये पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 10 मई 2025 को ये शुरू किया था। और इंडिया की तरफ से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था इन केस ऑफ पहलगाम, जिसमें वो खामखा पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि वो इंटीरियर जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर उनकी तरफ से लॉन्च किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सक्सेसफुल भी होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, इनके दरमियान जो सीज़ फायर होती है। और वो जो सीज़ फायर है उसका नाम बाद में चेंज किया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो बाउंड्री है, जो सरहद है, उसका नाम क्या है? दैट्स कॉल्ड एज डेवरेंट लाइन, याद रखिएगा जी। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो सरहद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेवरेंट लाइन। और फिर ये जो डेवरेंट लाइन है इसका जो मुआहदा होता है ये 1893 में होता है, याद रखिएगा जी, 1893 में होता है। और फिर ब्रिटिश की तरफ से डेवरेंट साहब होते हैं और अफगानिस्तान की तरफ से इसकी जो नुमाइंदगी करने वाले होते हैं वो अब्दुर्रहमान होते हैं जी। ब्रिटिश की तरफ से जो नुमाइंदगी की जाती है ब्रिटिश की तरफ से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो डेवरेंट होते हैं, और फिर अफगानिस्तान की तरफ से किसकी नुमाइंदगी होती है? अमीर अब्दुर्रहमान की नुमाइंदगी होती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो डेवरेंट लाइन है ये 1893 में एस्टेब्लिश होती है। और फिर ब्रिटिश की तरफ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे, वो कौन से थे? डेवरेंट साहब थे। और अफगानिस्तान की तरफ से कौन से थे? अब्दुर्रहमान साहब थे, अमीर अब्दुर्रहमान साहब। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान इंडिया सीज फायर्स और पाकिस्तान इंडिया की जो बाउंड्री है और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है उस हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन से हैं? मियां अब्दुल रशीद साहब हैं, याद रखिएगा जी। मियां अब्दुल रशीद पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं। और अगर करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए कि वो कौन से हैं, या अफरीदी साहब हैं। करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कौन से हैं? वो हैं या अफरीदी साहब, या अफरीदी साहब। और फिर पाकिस्तान के 30वें ये पाकिस्तान के जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो कौन से हैं? या अफरीदी साहब हैं। और इनका नंबर कौन सा है? इनका नंबर 30वां नंबर है। और रिसेंटली जो आर्टिकल जो पाकिस्तान का जो आइन है उसमें 27वीं आइनी तरमीम के बदले में एक नई जो कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाता है उसका नाम होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और ये पाकिस्तान में सबसे अपनी मुनफरद नौइयत की पहली वफाकी आइनी अदालत होती है जी, वफाकी आइनी अदालत। और फिर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये आउटकम है, प्रोडक्ट है पाकिस्तान की आइन में 27वीं जो तरमीम है उसके हवाले से। और फिर ये कब एस्टेब्लिश की जाती है? 13 नवंबर 2025 को ये एस्टेब्लिश होती है, याद रखिएगा जी। ये एस्टेब्लिश होती है 13 नवंबर 2025 को। और इसके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पहले जस्टिस अमीनुद्दीन, और वो अपना हलफ कब लेते हैं? याद रखिएगा 14 नवंबर 2025 को वो हलफ लेते हैं। 14 नवंबर 2025 को पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पहले जो जज हैं वो कौन से हैं? अमीनुद्दीन साहब, याद रखिएगा जी, वो अमीनुद्दीन साहब हैं जो कि 14 नवंबर 2025 को अपना हल्फ लेते हैं। यूं पाकिस्तान के वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर होते हैं। और इस आइनी अदालत के बनाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्क स्ट्रेस को थोड़ा कम करना है और जितने भी आइनी मामलात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जितने भी मामलात होंगे, लेजिस्लेशन होगी, उस हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही वो केसेस सुनेगी। और फिर अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान में फ़ीमेल जो चीफ जस्टिस हैं, सबसे पहली अगर देखा जाए हिस्ट्री के हवाले से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो है ताहिरा सफदर। इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में है ताहिरा सफदर हैं, किसी भी जो अदालत है उस हवाले से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज वो कौन सी है पाकिस्तान में? वो जस्टिस आयशा मलिक, याद रखिएगा जी, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ के हवाले से फर्स्ट फीमेल वो कौन से हैं? जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक साहबा, ये पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अगर किसी और एनी कोर्ट के हवाले से आ जाए तो वो ताहिरा सफदर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ जाए तो ये कौन सी हैं? जस्टिस आयशा मलिक हैं। और फिर पाकिस्तान में जो शरई वफाकी अदालतें हैं उनका क़याम 1980 में अमल में लाया जाता है, 1980 में जी। वफाकी शरिया अदालत, वो उसका क़याम 1980s में अमल में लाया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत। तो ये भी सबसे अहम सवाल है कि वफाकी शरई अदालत उसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? 1980 में अमल में लाया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, विंटर ओलंपिक्स 2022 वर हेल्ड इन, ये चाइना में हेल्ड हुए थे। और अगर ये देखा जाए कि ओलंपिक्स के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से कि ओलंपिक्स का आगाज़ कब होता है? ओलंपिक्स का आगाज़ होता है इन 1896 में, ये एथेंस में इसका आगाज़ होता है, याद रखिएगा जी। और फिर इसको डिवाइड किया गया है समर और विंटर ओलंपिक्स में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, समर एंड विंटर ओलंपिक्स में। और फिर इसका ड्यूरेशन क्या होता है? हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक्स होती है, कंसेक्टिव 2 ईयर्स के बाद। मतलब समर अगर ओलंपिक्स हैं तो वो 2 साल के बाद विंटर होंगी, विंटर हैं तो उससे 2 साल के बाद क्या होंगी? वो समर ओलंपिक्स होगी। अल्टरनेटली ये चेंज होती रहती हैं। तो अगर हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए कि 1896 में एथेंस में सबसे पहले ये बनाया गया था और ये समर ओलंपिक्स था, याद रखिएगा जी। समर ओलंपिक्स ये कहाँ पे? ये एथेंस में 1896 में ये स्टार्ट हुई थी। और फिर विंटर ओलंपिक्स का आगाज कब हुआ था? याद रखिएगा, ये 1924 में फ्रांस में हुआ था जी। ये 1924 ये फ्रांस में हुआ था। और फिर जो ओलंपिक्स के जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को ज़ाहिर करते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ये यूरोप को इंडिकेशन करता है, याद रखिएगा जी। द ब्लू कलर ऑफ द रिंग ऑफ ओलंपिक्स इट डिस्क्राइब्स कौन से कॉन्टिनेंट को? ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्लैक कलर है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से ये जो पर्पल कलर है, रेड कलर है, दैट इज अमेरिका को ये इंडिकेशन करता है, रेड कलर। उसके बाद येलो कलर ये एशिया को इंडिकेशन करता है। और जो ग्रीन है ये ऑस्ट्रेलिया को इंडिकेशन करता है, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया भी इसको नाम दिया जाता है। तो ये 5 रिंग्स हैं और ये 5 कॉन्टिनेंट को ज़ाहिर करते हैं। इनमें ब्लू फॉर यूरोप, ब्लैक फॉर अफ्रीका, रेड फॉर अमेरिका एंड ग्रीन फॉर ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, दोनों ठीक हैं। और उसके बाद येलो जो है ये एशिया को इंडिकेशन करता है। और फिर सबसे अहम सवाल है कि पाकिस्तान की तरफ से 2024 में अरशद नदीम ने एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया था जोवेलियन थ्रो में, वो कौन सी थी? वो समर ओलंपिक्स थी, याद रखिएगा जी। अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, कब? ये समर ओलंपिक्स 2024 में, याद रखिएगा जी। ये समर ओलंपिक्स 2024 और ये पेरिस में हुई थी उस वक्त। 92.97 मीटर का उन्होंने जो नेज़ा फेंका था, जो जोवेलियन थ्रो किया था उस वक्त। तो ये एक हिस्ट्री में भी मतलब सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट था। तो उनको ये गोल्ड मेडल मिला था पाकिस्तान की तरफ से, अरशद नदीम। और वो कौन सी ओलंपिक्स थी? वो समर ओलंपिक्स 2024 थी। कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये पेरिस में हेल्ड हुई थी। ओलंपिक्स के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस्ड हो चुके हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तान फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? पाकिस्तान के सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन से हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इतना गूंजूंगा कि सदियों तक सुनाई दूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के 4th प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। द 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान,
फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और फिर ये फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब बनते हैं तो उस वक्त ये 1971 से 1973 के इन बिटवीन इनका जो है ड्यूरेशन होता है। और फिर बतौर पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम करते हैं, एज 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म के तौर पर भी काम करते हैं। और फिर उनका ड्यूरेशन क्या होता है पाकिस्तान के, जब ये 9th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 1973 से 1977 है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 1973 से 1977 है जी। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में ये भी सबसे ज़्यादा बात है कि इनको 1979 में 4 अप्रैल 1979 को फांसी पे लटकाया जाता है। कब? 4 अप्रैल 1979 में इनको फांसी दी जाती है। इनकी डेट ऑफ डेथ है, इनकी डेट ऑफ डेथ है कायदे अवाम शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और इन्हीं के दौर में ही पाकिस्तान का सबसे पहला CNIC इशू हुआ था, जो इन्हीं का इशू हुआ था। ये भी सबसे अहम सवाल है कि पाकिस्तान में सबसे पहला शनाख्ती कार्ड CNIC वो 1973 में इशू हुआ था। किन का इशू हुआ था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। CNIC 1973 में किन का इशू होता है? ZA भुट्टो साहब का ये ही इशू होता है। और पाकिस्तान की तरफ से ये पहले शख्स हैं जिनको 1973 में रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स 1973 में जो है इनका शनाख्ती कार्ड का इजरा होता है। 1928 में ये पैदा होते हैं। 4 अप्रैल 1979 1979 को इनकी डेट ऑफ डेथ है। और फिर यही वो कायदे अवाम शहीद जमहूरियत हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को आइन भी दिया था और पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने में भी अपना किरदार जो है सर अंजाम दिया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द करेंसी ऑफ इजराइल, इसराइल करेंसी क्या है? वो शेकेल है। उसके बाद है 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन, ये कहाँ पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उस वक्त जो जीके का क्वेश्चन था उस हवाले से उसका राइट ऑप्शन है जी। U2 इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1960 में हुआ था। ये बेसिकली रशिया और अमेरिका के दरमियान एक एयरप्लेन था उसके क्रैश के हवाले से एक इशू था। तो ये कब होता है? ये 1960 में होता है जी। उसके बाद कि लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये उस रिवर का नाम क्या है? उस रिवर का नाम थैम्स उसका नाम है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला हमारे पास सवाल है विच कंट्री वाज नेम्ड वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में? ये फिनलैंड उसका सही जवाब है। उसके माने कि व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वाइटेड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन ने कब हमला किया था? 24 दिसंबर 1979 में सबसे पहले अटैक होता है। उसके बाद जाके दूसरे फिर अमेरिका भी आके पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है इसके अंदर अपनी जो फौज है वो उतार देता है जी। उसके बाद द यूरो करेंसी वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 1999 में लॉन्च किया जाता है जी। उसके बाद है कि कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ मुस्लिम, कब है? ये 1453 इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस द सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर इज जनरली कंसीडर्ड एज, उसको रेवेन्यू इनकम कहा जाता है जी। When इंदिरा गांधी imposed emergency in India 1975 में इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी लॉन्च की जाती है। उस वक्त क्योंकि इलेक्शंस हो रहे होते हैं और इलेक्शंस में धांधली का काफ़ी ज़्यादा एक शोरगुल होता है और एलिगेशंस लगाए जा रहे होते हैं कि इलेक्शंस में काफ़ी हद तक धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो उस हवाले से इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया था, उस वक्त इमरजेंसी जो है उन्होंने इम्पोज कर दी थी। कौन से ईयर में? 1975 में। उस वक्त जब इलेक्शंस के अंदर अनफेयरनेस जो है वो रिपोर्ट्स हुई थी। उसको देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अटेंडेड OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 एज अ स्पेशल गेस्ट, हिज नेम इज वैंग यी। और फिर जो OIC है इसके कुल मेंबर्स की तादाद कितनी है याद रखिएगा, वो 57 है कि इसके टोटल मेंबर्स की तादाद याद रखिएगा जी। टोटल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो कौन सी है OIC, उसके मेंबर्स की तादाद 57 है, याद रखिएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। दैट इज हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, वो हेरोडोटस साहब हैं। उसके बाद है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी वॉज बॉर्न इन बल्ख में पैदा होते हैं, और फिर इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? तुर्की में होता है। इनकी मसनवी जो है आज तक उर्दू अदब में, फ़ारसी अदब में एक काबिल तकदीर, जो काबिल अमल है, और बड़ी ही बेहतरीन मसनवी इनकी तरफ से लिखी हुई थी, जो कि मौलाना रूमी की तरफ से लिखी हुई थी। और इनका कहाँ पे इनका इंतकाल होता है, ये मदफन कहाँ पे है? ये तुर्की में है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि हु पेंटेड मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? ये लियोनार्डो विंसी ने बनाई थी। उसके बाद फॉर हाउ मेनी ईयर्स एंजेला मार्केल सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के चांसलर के तौर पे इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। सो जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्होंने 16 साल तक ये ओहदा अपने पास रखा और जर्मनी की जो है रिप्रेजेंटेशन की थी। अगला सवाल देखते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। दैट इज कि हाउ मैनी प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वर असैसिनेटेड, कितने थे? उनकी तादाद टोटल 4 है। उसके बाद है कि टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग्स टू, ये इटली से बिलोंग करता था। यही वो क्रिस्टोफर था जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। सो ये वो भी अक्सर का ये जो क्वेश्चन किया जाता है कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका, यूएसए, वो कोलंबस ने ही किया था जी। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सार्क, सार्क में कुल मेंबर्स की तादाद कितनी है? वो 8 है। एक्चुअली ये 7 थे, लेकिन लास्ट मेंबर जो था वो अफगानिस्तान था, जिसने 2007 में ज्वाइन किया था। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और इसके हवाले से, इसके मेंबर कंट्रीज के हवाले से MBBS पेन, ये एक आम एक्रोनिम है स्टूडेंट्स के हवाले से, कि जिसमें मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सेम इज अगेंस्ट अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये उस कंट्रीज के नेम हैं। सो उसके अगर नाम लिखा जाए दैट इज मालदीव, M and B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, वो बांग्लादेश है, एंड S फॉर श्रीलंका, S फॉर श्रीलंका, एंड सेम इज द केस पेन, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट इज पाकिस्तान रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद I फॉर इंडिया, एंड नेक्स्ट इज N फॉर नेपाल। तो इसके टोटल मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो 8 हैं। उसको याद करने के हवाले से अपने एक एक्रोनिम, एक ट्रिक याद रखनी है, एक टिटबिट्स याद रखना है, दैट इज MBBS पेन। अगला सवाल है कि इन यूएस नेशनल सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, आल्सो कॉल्ड एज राइट टू लाइफ डे 2022 वाज सेलिब्रेटेड ऑन, ये 22 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कश्मीरी लीडर मकबूल भट्ट मर्टायन, मकबूल भट्ट कब इनको शहीद किया जाता है? 1984 में इनको शहीद कर दिया जाता है। उसको देखिए कैबिनेट अप्रूव्ड MSP नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन 28 दिसंबर 2021 को कैबिनेट की तरफ से इस पॉलिसी को अप्रूव जो किया जाता है ऑन 28 ऑफ दिसंबर 2021। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है दैट इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये किस के दौर हुकूमत में ये बना था? ये कुशनास के दौर में ये बना था। उसके बाद है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और मादरी ज़बानों का आलमी दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है कि मादरी ज़बानों का आलमी दिन, वो 21। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, ये शाहजहां ने तामीर कराया था। और उसके बाद ये भी सवाल सबसे अहम है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, याद रखिएगा जी कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद वो किसने रखी थी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि कावान एलिफेंट वाज सेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू विच कंट्री ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये कंबोडिया को सेंड किया गया था। ये पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से ये एक्ट किया गया था और कंबोडिया को ये सेंड किया गया था। फारूक अहमद लिगारी सर्व्ड एज
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 4 नवंबर 1993 टू 2 दिसंबर 1979 में, और इनका ताल्लुक जो साउथ पंजाब है डीजी खान से था। तो ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो सर्व कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम म्यूजिशियन इन सब कॉन्टिनेंट। अमीर खुसरो जो थे वो पहले म्यूजिशियन थे और जिन्होंने शोरा को भी इंस्पायरेशन दी थी कि आप भी म्यूज़िकल जो शायरी है वो करें और इसकी तरफ राग़िब हूँ। तो आर्ट के हवाले से, फ़न के हवाले से और आर्ट ऑफ म्यूज़िक के हवाले से कौन से म्यूजिशियन थे सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम, वो अमीर खुसरो साहब हैं जी। उसके बाद कि मोहिउद्दीन अहमद कुरैशी बिकेम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कब बने थे? वो जुलाई 1999 में बने थे। उसके बाद कि गवर्नर ऑफ पंजाब इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनेंस टू स्लैश द पावर्स ऑफ स्पीकर। उस वक्त स्पीकर की जो पावर्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नर साहब ने एक ऑर्डिनेंस दिया था। वो कब दिया था? 15 जून 2022 को ये दिया था जी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कौन से हैं? फ्रेडरिक बोरेन साहब हैं जी। अगले सवाल देखते हैं कि कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज who said instrument of accessions to the India is illegal and fraudulent, के कश्मीर का इलाक इंडिया के साथ बिल्कुल ये गलत है, फ्रॉड है। किसने कहा था? बनिए पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था। उसके बाद है कि अब्दुल करीम नोन एज लिटिल करीम वाज, ये बेसिकली एक माउंटेनर कोहपैमा थे। विच मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वाज गिवन टू द इंडिया इन टू अकोमोडेट फॉर असेस टू कश्मीर, ये गवादर स्पोर्ट दिया गया कि कश्मीर जो थे पाकिस्तान के अंदर था उसको देने के लिए पाकिस्तान ने उसके बदले में ये उनको दिया था जी। विच रेगुलेटर कंट्रोल्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि कंट्रोल करता है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेटरीज वगैरह को हवाले से। तो कौन सा है वो? दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका सही जवाब है। अगला सवाल है दैट इज शाहराए पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय, ये चौधरी खलीकुज़्ज़मा साहब की लिखी हुई किताब है। उसके माने के जुरिसिट मंजूर कादर वाज पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग 1958 टू 1962, इनके ड्यूरेशंस था। उसका कि व्हेन फेडरल शरिया ऑफ कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, 1980 में ये एस्टैब्लिश होती हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत पाकिस्तान में फेडरल शरई अदालतों का क़याम अमल में लाया जाता है जी। उसके बाद कि 1965 वार, जिसको सेपरेशन के नाम को जिब्राल्टर ऑपरेशन भी नाम दिया गया था, लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए? ये 17 दिनों के लिए उस वक्त ये चली थी जी। द शेयर, किसका शेयर हाईएस्ट अमंग ऑल कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन? ऑयल का जो है ना वो सबसे ज्यादा शेयर है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज Who was the first governor of Punjab after independence? वो कौन से थे? फ्रांसिस मोदी साहब थे। उसके बाद के फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज यूज्ड बाय विच सिविलाइजेशन? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने सबसे पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो निकासी आब और ड्रेनेज का सिस्टम इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था जी। उसके बाद के पंजाब रिपीलिंग एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डिनेंस 2022 वाज प्रोमलगेटेड टू, ये कर्टेल द पावर्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर की पावर के हवाले से ये उस वक्त जो था वो जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, वो बनाया गया था। उसके बाद विच कंट्री प्रेसिडेंट विल विजिट पाकिस्तान इन मार्च 2024? उज़्बेकिस्तान उसका सही जवाब था, क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान का विजिट दौरा करने वाली जो शख्सियत थी वो कौन सी थी? वो उज़्बेकिस्तान थी जो कि पाकिस्तान का दौरा करने वाली थी। अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स दैट इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC बिलोंग्स टू विच कंट्री? वो 4 कंट्री से उस वक्त की बात है। इन विच टाइप ऑफ द रॉक्स लाइमस्टोन फाउंड? वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी होती हैं और भी रॉक्स हैं, उनके जो टाइप्स हैं उस हवाले से यहाँ पे जो सवाल था कि किस में लाइमस्टोन पाया जाता है? वो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उनमें पाया जाता है जी। वेयर डू झेलम एंड चनाब रिवर्स मीट? वो त्रिमो के मकाम पर वो मिलते हैं, याद रखिएगा जी। द OIC वाज फाउंडेड इन 1969 में ये फाउंड इसकी बुनियाद रखी जाती है।
इसकी कुल मेंबर कंट्रीज की तादाद 57 है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसकी मेंबर कंट्रीज की तादाद 57। द कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वाज, वो टैक्सला उसका जो था मेन महवर मरकज था उसका। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज in which direction does wind flow around the areas of high pressure in the northern hemisphere। वो clockwise direction में वो मूव करती है, और clockwise direction ऐसी होती है, it moves like this, क्योंकि अगर क्लॉक की बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से ही होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हवा जो है वो विंड जो है उसका फ्लो होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकम्स हरिकेन एट द स्पीड ऑफ मोर देन, जब वो 74 mh से बढ़ जाए। अब ये ट्रॉपिकल से क्या मुराद है? ट्रॉपिकल मीन वो एरिया जहां पे इंतहाई शदीद गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और टेम्परेट उन इलाकों को बोलते हैं कि जहां पर ठंडक होती है, और सब ट्रॉपिकल मोतदिल इलाकों को नाम बोलते हैं जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो जब भी बात की जाए ट्रॉपिकल एरियाज़ के, ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो सहराओं में, जो मैदानी इलाकों में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं और फिर हरिकेन में उस वक्त तब्दील होते हैं जब उनकी स्पीड इतनी हद तक बढ़ जाती है जी। सेडिमेंट्री रॉक्स में पोरस होते हैं, पोरस मीन स्मॉल पोर्स, जो सुराख होते हैं जी। उसके बाद ओजोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, वो कौन सी है? वो स्ट्रेटोस्फेयर है, और ओजोन का फार्मूला क्या है? दैट इज O3, और ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, अगर आ जाए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो ये भी रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स साइंस के हवाले से ये सवाल भी ठीक है। और ये ज़मीन से आने वाली कौन सी रेस को, सूरज से आने वाली रेस को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है? यूवी रेस को। दीज आर कॉल्ड एज अल्ट्रा वायलेट रेस, जो कि इंतहाई खतरनाक होती हैं स्पेशली फॉर द स्किन, एंड आल्सो वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्लोबल वार्मिंग की भी उन्हीं की वजह से हो रही है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। साइंस के हवाले से ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोलिस्तान डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको रोही डेजर्ट भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रोही डेजर्ट। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स की बीमारी होती है, बच्चों में ये बीमारी होती है रिकेट्स की बीमारी। और फिर ये भी साइंस के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस विटामिन का नाम, विटामिन को अस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। विटामिन सी, इसका दूसरा नाम अस्कॉर्बिक एसिड भी है, और ये सिट्रस फ्रूट्स में ये ज्यादा पाया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की वजह से रात को नजर नहीं आता, और विटामिन बी की वजह से बेरीबेरी की डिजीज होती है जिसमें स्किन जो है उसमें ड्राइनेस आ जाती है। और अगर ये देखा जाए कि नाइट ब्लाइंडनेस के हवाले से तो कौन सा विटामिन होता है? वो विटामिन ए होता है जिसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए मोस्टली लीफी वेजिटेबल से हासिल होता है, तो ये विटामिन के हवाले से ये सवाल था। उसके बाद विटामिन ई स्टोर्ड इन, ये एडिपोज टिश्यूज में पाया जाता है जी। उसके बाद फैट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सबक्यूटेनस जो बॉडी का पार्ट है वहां पर पाया जाता है। तो ये साइंस के हवाले से सवाल थे जो कि इम्तिहान में पूछे हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। The next question is, that is, which of the following is responsible for turning Taj Mahal into yellow? ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका फार्मूला है Si, इसका फार्मूला होता है SO2 होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली जो ताजमहल है यहाँ पर एसिड रेन की वजह से ये इफेक्ट हुआ है। अब एसिड रेन क्या होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? जब बारिश से आने वाला पानी और साथ में ये सल्फर ऑक्साइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर क्या होते हैं, वही बारिश एसिड की फॉर्म में नीचे आती है। वो जिस बिल्डिंग पे, जिस रिवर्स पे और जिस इकोसिस्टम पे जाएगी डेफिनेटली वहाँ पे तमाम हैबिटेट और तमाम लाइफ्स को और बायोडाइवर्सिटी को वो अफेक्ट करेगी। तो ताजमहल जो है बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की वजह से ये जो है वो इफेक्ट हो रहा है जी। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज, उसको पैराडॉक्सिन भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद व्हाट इज डिफाइंड एज द मिनिमल पॉइंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर द प्लांट रिक्वायर्स, उसको नाम देते हैं विल्टिंग पॉइंट नाम देते हैं। और फिर जो माइक्रो क्लाइमेट ऑफ जो प्लांट के लिए होता है, माइक्रो क्लाइमेट जो पौधे की जड़ें हैं
रूट्स हैं, और उसके बाद जो ज़मीन की ओवरऑल लेयर्स हैं उसके दरमियान जो एक इन्वायरमेंट बनता है उसको नाम देते हैं माइक्रो क्लाइमेट नाम देते हैं। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन बाय, ये ग्रेगर मेंडल साहब की तरफ से दिया जाता है। और इसी तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी याद रखिएगा जी। अक्सर औकात इम्तिहान में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पूछा जाता है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दोनों लॉ दिए गए थे किसकी तरफ से? मेंडल साहब की तरफ से। ये दोनों जो रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये इनहेरिटेंस के लॉज हैं। ये किन के लॉज हैं? ये इनहेरिटेंस के लॉ हैं। विरासत के हवाले से मेंडल साहब का काम इंतहाई कमाल का था, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका काम जो जेनेटिक्स के ऊपर है, ख़ुसूसन ये लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि अलील्स मियासिस के दौरान अपनी मर्जी से सेग्रीगेट होती हैं और फिर दोबारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फर्टिलाइजेशन के दौरान दोबारा मिल भी जाती हैं। तो मेंडल की तरफ से ये लॉस पेश किए गए थे। अर्लियर जो था मेंडल बेसिकली एक पादरी था। जब इन्होंने अपने लॉस पेश किए थे तो फिर उस वक्त के साइंटिस्ट ने कहा था ये हो ही नहीं सकता है कि एक पादरी इस तरह के साइंटिफिक जो लॉस पेश करे। लेकिन इसके मरने के 16 साल के बाद इसके काम को दरियाफ्त किया गया। मेंडल बिल्कुल सही कहते थे। फिर इन्हीं के लॉस को सोने के हरूफ के साथ, गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा गया था, मेंडल यू आर द राइट। और इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, इन पावर पॉइंट्स द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड इन द इंसर्ट टैब इन विच ग्रुप? तो वह टेक्स्ट ग्रुप में होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड? कंट्रोल+K होता है। और कॉपी करने के लिए क्या होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? कंट्रोल+C होता है। कंट्रोल+C कॉपी करने के हवाले से, और पेस्ट करने के हवाले से क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? कंट्रोल+V। कंट्रोल+V। और प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? दैट इज कंट्रोल+P। ये प्रिंट की कमांड होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके माने कि हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स। उसको डिजिटल प्लॉटर नाम दिया जाता है, और ये कमर्शियल स्केल पर भी इस्तेमाल होता है। MS Excel is used for preparing, ये स्प्रेडशीट के लिए इस्तेमाल होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? ये विंडोज XP जो है ये हार्डवेयर नहीं है। वैसे विंडोज XP तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और आजकल जो है उसकी जगह अल्टरनेट विंडोज भी आ चुकी हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हवाले से सवाल था कि कौन सा इसमें से जो हार्डवेयर नहीं है। सो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जो फिजिकली कोई चीज़ नजर आने वाली होती है जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The next question is, when headers and footer used in MS Word, कब इनको इस्तेमाल किया जाता है? To allow the page headers and footers to appear and documents when it is printed। तो आपके सामने जब प्रिंट करते हैं तो उसके पेज की जो हेडिंग्स हैं, हेडर्स हैं, वो सारे सामने आ जाते हैं जी। What is the minimum and maximum font size available formatting toolbar? 8 और 72 हैं। Who was the first commander in chief of पाकिस्तान आर्मी? जनरल फ्रैंक मैसी साहब हैं। और अगर करंट देखा जाए, पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से एक नया ओहदा कायम किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और वो कौन से हैं? सैयद आसिम मुनीर साहब हैं जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अकबरनामा वाज रिटन बाई, ये अबुल फजल की तरफ से लिखा हुआ। यह है अकबरनामा, अबुल फजल नहीं लिखा था।